जसदीप सिंह, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने 40 दिन बमबारी कर दी, नतीजा नहीं निकला। अब डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। ईरान ने कहा वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से बातचीत नहीं करेगा, इसीलिए जेडी वैंस को जाना पड़ा। जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये वही ईरान है जो बिल्कुल वार्ता में भी नहीं आता था और अब पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हो गए हैं और 5 पॉइंट 10 पॉइंट का उन्होंने अभी जो एक मेमोरेंडम दिया है उसमें से भी अभी कई कटेंगे और ये दर्शा रहा है कि ईरान का टेबल पे आना, यहाँ आके बात करना और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये वार्ता नजदीक आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी नेगोशिएशन टेक्निक्स जो हैं उसको और तेज कर दिया। उन्होंने आज काफी कड़े बयान फिर से दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये वार्ता आगे नहीं बढ़ती, कोई इससे नतीजे नहीं निकलते, तो हमारे यहाँ पे शिप जो है, हमारे जो जहाज हैं, वो बहुत ही मॉडर्न वेपन से लैस तैयार खड़े हैं। तो ये एक किस्म का एक और प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर, जो कि अपनी लीडरशिप भी खो चुका है, अपनी तमाम जो जो उनकी मिसाइल्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट डिप्लीटेड हैं और उनकी नेवी और एयरफोर्स तबाह हो चुकी है और मुल्क बिल्कुल तबाही की कगार पे है और वो इस वक्त बिल्कुल ये सीज फायर चाहते हैं और ये जो लेकिन ये रेटरिक बातें चल तो रहा हम है जो 47 वर्षों से सुन रहे हैं और पिछले एक महीने में तो लगातार जनरल सिवाच सुन रहे हैं कि ईरान की नौसेना समुद्र के नीचे पहुंच गई है, उसकी वायुसेना समाप्त हो गई है, उसकी मिसाइलें समाप्त हो गई हैं, वो भुखमरी के कगार पर है। उसके बावजूद वो लगातार फायरिंग कर रहा है, वो लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और अब तो खबर ये भी आ रही है अमेरिका के ही अखबारों में कि उसकी आधी मिसाइलों का जखीरा अभी बचा हुआ है। तो क्या इस समय पलड़ा ईरान का भारी है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं गौरव। आज की तारीख में ईरान का पलड़ा भारी है और मुझे लगता है ईरान और इजराइल ने दोनों ने जो ईरान की कैपेबिलिटी थी उसको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जाते हैं, 40 से 50 टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर, तो कहीं ना कहीं ईरान जो घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान अभी तक लड़ रहा था और बहुत अच्छा लड़ रहा था। सच्चाई यह है कि जो आपने बताया मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का जवाबड़ा है, वो जो उन्होंने सरप्राइज कर दिया सब पूरे वर्ल्ड को, जब उन्होंने डिगोग्रासिया तक भी एक मिसाइल दाग दी जो 4000 किलोमीटर है। और आज जो अभी 40 दिन का युद्ध था, इनका जो जमावड़ा है 50 से 55% ही इस्तेमाल हुआ है। अभी भी इसके पास काबिलियत तो क्षमता है, ये लड़ सकते हैं। देखो, इसमें ये मानना पड़ेगा कि ऐसी क्या इन्होंने चेंज किया कि जो 12 दिन की पिछले साल लड़ाई हुई थी अब बदलाव, जो इन्होंने एक प्रकार से मुजैक डॉक्ट्रिन डिफेंस सिस्टम बनाया जिसके तहत पूरे ईरान को 31 प्रोविंस में बांट दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। सही कहा आपने और मुज़ाक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन आज की बातचीत की अगर बात करें ग्रुप कैप्टन पांडे, तो ये साफ तौर पर दिखाती है कि अमेरिका इस बातचीत के लिए बहुत लालायित था, बहुत डेस्परेट हुआ जा रहा था, क्योंकि अमेरिका के सारे जहाज भी नहीं पहुंच पाए थे। 40 दिन बमबारी हो चुकी थी। एयर पार की एक लिमिटेशन यहां नजर आई है कि 40 दिन हवा से बमबारी करने के बाद ईरान घुटनों पर नहीं आया, पलटवार कर रहा था और दुनिया भर का पर इस पर असर पड़ रहा था। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसे शक्ति से खुलवाना अमेरिका के बस में अकेले नहीं लग रहा है। जय हिंद। देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो किसी भी युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकला, क्योंकि युद्ध अपने आप में एक समस्या है। जिस प्रकार से आप डिप्लोमेटिक का चैनल के थ्रू इसको हैंडल करने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से आप एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं युद्ध से। और स्पेशली एयर पावर का यूज हमने देखा है कि जो भी एयर पावर के अंदर डोमिनेट करता है वही फर्दर लैंड पावर और डिप्लोमेसी में डोमिनेट करता है। यहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिकी सेनाएं आगे बढ़ी, जिस संख्या में आगे बढ़ी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने चारों तरफ से घेरा ईरान को, लेकिन कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपना वो अमेरिकन अचीव नहीं कर पाए। यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक रिजीम चेंज बहुत सारी उनकी फहरिस्त लंबी थी और उसमें से कोई भी जो है उनको हासिल नहीं हुआ। उसके बनिस्बत जो ईरान को उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया, जैसे कि हमने लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि ईरान ने अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाया और किस प्रकार से बढ़ाया, उनको पता था कि अटैक होगा और किस प्रकार से होगा। जो 12 दिन का अटैक युद्ध जो पिछली बार उन्होंने लड़ा था 2025 में जून में, उसमें उन्होंने काफी कुछ सीखा और जितने गैप्स ऑब्जर्व किए थे उन्होंने उस पर एड्रेस किया। अब देखिए, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे उन्होंने मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स बनाए और जो उनको स्टोरेज के लिए बनाया वो
बनाया अंडरग्राउंड 500 मीटर के अंदर। तो ये सब तैयारियां बताती हैं कि ईरान किस प्रकार तैयार था। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार से अमेरिका ने छोड़ दिया उनको प्रयोग करने का, क्योंकि देखिए मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में ईरान जो है हर वो प्रयास कर रहा था जिससे कि युद्ध पर कुछ जो है काबिज कर सके अपने काबू को। लेकिन आगे जिस प्रकार से आगे बढ़ी और आपने पूरे प्रयास कर लिए कि वहां पर जो है रोका जाए, खोला जाए उस हॉर्मुज को, लेकिन वो नहीं खोल पाए। यानी बैठे बैठाए आपने स्ट्रेट उनका ऑफ मौका हॉर्मुज, दिया। सुमित, यह ब्रह्मास्त्र है इस समय ईरान के हाथ में कि अमेरिका शक्ति के इस्तेमाल से भी, उसका आकलन यही रहा होगा कि शक्ति से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, और इसीलिए उसने पाकिस्तान में बातचीत का यह रास्ता अपनाया है। जिसमें भी बहुत खतरे हैं आगे, इस रास्ते में बहुत खतरे हैं आगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना इस समय अमेरिका के गले की सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए, गले की हड्डी भी है, क्योंकि इस पे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश, यूरोप के देश अमेरिका का पाला आप कह सकते हैं उससे अलग नजर आ रहे हैं, उससे लगातार मुखालफत कर रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो ऐसे ही अपनी मूवमेंट कर देगा। पर्शियन गल्फ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी सैन्य क्षमताओं को बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया। और गौरव, अगर आप मानिए, ये 14-15 दिनों का जो समय है, ये जो कूलिंग पीरियड आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बातचीत की जाएगी। ईरान की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपने मिसाइल्स को, अपनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को रिवाइव करे, उनको लगातार एक इलाके से दूसरे इलाके शिफ्ट करे, क्योंकि ये बातें या ये चीजें जो हैं वो ईरान मानने वाला नहीं, और अमेरिका भी उससे पीछे नहीं हटेगा। तो स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सेंसिटिव है। लेकिन हाँ, यह है कि बातचीत में कौन कितना किसको प्रेशराइज कर सकता है, कौन कितनी बातें मनवा सकता है, अभी ये आज के बाद देखना पड़ेगा। पहली राउंड की बातचीत अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। दोनों एक कमरे में भी आमने सामने होंगे या नहीं, इस पर कई तरह की अटकलें हैं। अशरफ जैदी, जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि ईरान कह रहा है सबसे पहले लेबनान पर फायरिंग रोको और हमारा पैसा लौटाओ, अमेरिका क्या मान जाएगा, या फिर यह भी एक बड़ी चुनौती ईरान के लिए होगी, क्योंकि दर्द तो ईरान को भी पिछले 40 दिनों में बहुत हुआ है। जी सर, देखिए, ईरान ने पहले भी मुज़ाकरात किए हैं अमेरिका से, और 2 मरतबा जो निगोशिएशन टेबल के ऊपर जिस तरह से ईरान के साथ जिस तरह का व्यवहार अमेरिका का रहा है, उससे ईरान ने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं समझता हूँ ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और शुरू होने जा रहे हैं, ईरान को अभी भी ये लगता है कि अमेरिका काबिले भरोसा नहीं है और उसके ऊपर किसी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो खाड़ी के देश थे और जो मीडिएटर थे, उनकी दबाव की वजह से और ईरान का जो 10 नुकाती प्रोग्राम है, उसको देखते हुए जब अमेरिका उन 10 नुकाती प्रोग्राम पे तैयार हुआ, तो ईरान ने भी चाहा कि ठीक है, अगर आप हमारे 10 नुकाती प्रोग्राम पे बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ईरान के हाथ में पहले की बनिस्बत पहले जो मुज़ाकरात हुए वहां किसी तरीके का ऐसा कोई कार्ड नहीं था कि जिसको बड़ी खबर इस अमेरिका को समय आ दबाव रही में है। लिया जा अब से सके। थोड़ी देर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंच चुके हैं। वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ है। ये अमेरिकन डेलीगेशन है, उसमें अमेरिका के राजदूत भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मोहम्मद बगैर गलीबाफ जो स्पीकर है ईरान की संसद के, सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है, ईरान की स्पीकर, अच्छा मोहम्मद बगैर गलीबाफ की अगर बात की जाए तो वो IRGC में रह चुके हैं। 1980 में जो ईरान इराक युद्ध हुआ था उसमें वो लड़ चुके हैं। वॉर हीरो के रूप में उनको देखा जाता है। IRGC के साथ साथ वो अयतोला अली खमनेई के बेहद करीबी माने जाते थे, यानी उन पर विश्वास अली खमनेई, अयतोला अली खमनेई बहुत करते थे। तो इसीलिए उनमें न केवल संसद की ताकत भी है, उनमें IRGC की भी ताकत है, और उसमें जो संगठन है उसकी भी ताकत है, ईरान का धार्मिक संगठन। तो 3 लोगों की शक्ति के साथ, और IRGC के लोग भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं।
और जो अंतरराष्ट्रीय इमोशनल दबाव दुनिया पर बनाने के लिए मिनाब 168 168 जो स्कूली छात्र छात्राएं वो मारी गई थी, वहां पर टीचर्स मारे गए थे एक मिसाइल स्ट्राइक में, उनकी तस्वीरें उस विमान में लगाकर ईरान लेकर आया था। और जसदीप सिंह जी, ये बहुत जबरदस्त इमोशनल दबाव भी ईरान बना रहा है अमेरिका पर इस बातचीत से पहले। विक्टिम है ईरान, अग्रेसर है अमेरिका, ये दिखाने की कोशिश। जी बिल्कुल, ये तो ईरान की एक स्ट्रैटेजी है, पर इसमें अगर देखा जाए तो ईरान ने भी बहुत कुछ किया। उन्होंने एक हिज़्बुल्लाह जैसी और हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, उन्हें सपोर्ट करते रहे अभी तक।